हेलो एवरीवन, मैं अरुण आप लोगों का स्वागत करता हूं इंटेंस फोकस एकेडमी में। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक होगा हाइपोनेट्रीमिया। ओके, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था हाइपोवोलेमिया। ओके, तो किस किस कंडीशन में क्या क्या डिजीजेस हैं उसमें हाइपोवोलेमिया हम लोग देखेंगे, वो हम लोग ने देखा था। उसमें पैथोफिजियोलॉजी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद मैंने उस लेक्चर में मैंने TBW दैट इज टोटल बॉडी वाटर, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर को जो है मैंने उसमें फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट आर द रोल्स ऑफ सोडियम इन आवर बॉडी, क्या क्या रोल प्ले करते हैं, ये आज हम लोग देखेंगे। ओके, और ये कैसे कॉज करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है और इसके ट्रीटमेंट क्या है, ये हम लोग देखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाइपोनेट्रीमिया होता क्या। एज द वर्ड सजेस्ट, हाइपोनेट्रीमिया इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। ओके, तो हाइपो, ठीक है, पहला हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, हाइपो। ठीक है, पहला हमारा वर्ड क्या हो गया, हाइपो। हाइपो मीन्स क्या होता है, कम। ओके, या फिर कमी। कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपो। और नेट्रे, तो नेट्रे का मतलब हो गया सोडियम। और ईमिया मीन्स इन ब्लड। तो जब भी ब्लड में ऐसा कंडीशन, जब भी ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, देन दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोनेट्रीमिया। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ मेटाबॉलिक कंडीशन। ये कैसा है, मेटाबॉलिक कंडीशन है। ओके, ये कैसा है, मेटाबॉलिक कंडीशन है पहला, इन विच देयर इज नॉट इनफ सोडियम इन द बॉडी फ्लूइड, यानी सोडियम प्रेजेंट नहीं होता है बॉडी फ्लूइड में इनफ, आउटसाइड द सेल, दैट इज ACF। और किसमें, ECF में। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि TBW यानी टोटल बॉडी वाटर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में कौन कौन सा लेंगे, पहला हमारा हो जाएगा ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और दूसरा हमारा हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, तो इसमें हम लोग बात करेंगे क्या, जब इनफ सोडियम नहीं प्रेजेंट रहेगा हमारे बॉडी में, और स्पेशली किसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा, दैट इज ECF में, देन दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो ये कैसा, हाइपोनेट्रीमिया इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में 2 चीजें आ सकती है, पहला हो जाएगा हमारा अनायन और दूसरा हो जाएगा कटायन। इलेक्ट्रोलाइट्स का हम लोग रोल भी देखेंगे, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या हम लोग देख लेंगे, पहला हो जाएगा हमारा अनायन और दूसरा हो जाएगा हमारा कटायन। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, लो सोडियम लेवल इन ब्लड। अब नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम कितना होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारे बॉडी में नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है, तो दैट इज 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दिस इज द नॉर्मल लेवल ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। ओके, या फिर 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट और मिलीमोल पर लीटर, देन दिस इज द नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम। अब हाइपोनेट्रीमिया क्या हो जाएगा, अगर 135 मिली इक्विवेलेंट या फिर मिलीमोल पर लीटर से अगर कम हो जाएगा, देन दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोनेट्रीमिया। ओके, अब देख लेते हैं क्या कि हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम और वाटर के बीच में एक गहरा रिलेशन है। क्या हमारा गहरा रिलेशन है, किसके किसके बीच, सोडियम और वाटर के बीच। इट मींस दैट कि वेयर देयर विल बी सोडियम देयर विल बी वाटर, मतलब जहां पे सोडियम पाया जाएगा वहां पे क्या पाया जाएगा, हमारा वाटर पाना मस्ट है। ठीक है, और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में विच इज द मोस्ट एबंडेंट कटायन, तो सबसे मोस्ट एबंडेंट कटायन हमारा था कितना, सोडियम। कौन सा था, सोडियम। ओके, और इंट्रासेलुलर में क्या था, पोटेशियम। अब हम लोग देखते हैं क्या कि रोल ऑफ सोडियम। अब रोल ऑफ सोडियम में क्या है, अब रोल ऑफ सोडियम इन आवर बॉडी तो क्या है देख लेते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट विच हेल्प टू रेगुलेट द वाटर कंटेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। तो सोडियम क्या करता है, वाटर कंटेंट को क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है। कहां कहां, दैट इज इनसाइड और आउटसाइड, दोनों में क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा करेगा क्योंकि वहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ सोडियम पाया जाता है, यानी उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो रोल ऑफ सोडियम क्या हो गया, द इलेक्ट्रोलाइट विच हेल्प टू रेगुलेट द वाटर कंटेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ओके, इट इज द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। अमंग किसमें किसमें देख लेते हैं, तो मैग्नीशियम में, पोटेशियम में,
कैल्शियम में और सोडियम में, सबसे मोस्ट कॉमन है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्या कि हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया के कितने टाइप्स होते हैं? दैट इज 3 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, तो यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में क्या होगा कि टोटल बॉडी वाटर क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा, यानी TBW इसमें क्या रहेंगे? हमारा नॉर्मल रहेगा। और सोडियम का लेवल क्या रहेगा? इसमें कम रहेगा, यानी डिक्रीज रहेगा। ठीक है, यूवोलेमिक में क्या रहेगा? टोटल बॉडी वाटर क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा और सोडियम का लेवल क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, अब हाइपरवोलेमिक में क्या होगा? हाइपरवोलेमिक एज नेम सजेस्ट इट मींस दैट कि TBW में क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, यानी TBW बढ़ा रहेगा और सोडियम लेवल क्या रहेगा? डिक्रीज रहेगा। तो हाइपरवोलेमिक में क्या हम लोग को देखने में मिलता? स्वेलिंग देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? स्वेलिंग या फिर इडीमा। ये किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? स्वेलिंग और इडीमा किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? हाइपरवोलेमिक में देखने को मिलेगा। और हाइपोवोलेमिया में क्या हो जाएगा? हाइपोवोलेमिया में TBW क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इट मींस दैट कि टोटल बॉडी वाटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और सोडियम जो है वो भी कम ही रहेगा। टाइप्स ऑफ हाइपोनेट्रीमिया के बाद अब हम लोग देखते हैं उसके कॉजेज। ठीक है, तो कॉजेज में मेनली 3 टाइप्स मैंने बताया था as discussed earlier. First one is euvolemic hyponatremia, second one is hypervolemic hyponatremia और third one is hypovolemic hyponatremia. Okay, तो फर्स्ट जो हमारा कंडीशन है that is euvolemic hyponatremia, इसमें क्या होता है कि टोटल बॉडी वाटर क्या रहता है? इज प्रेजेंट एट द नॉर्मल लेवल। ओके, लेकिन इसमें क्या रहता है कि सोडियम लेवल जो है क्या रहता है? हमारा कम रहता है। ठीक है, अब इसका कॉजेस क्या है ये अब हम लोग अलग अलग से देखेंगे। तो पहला कॉज हमारा क्या? स्टार्वेशन। स्टार्वेशन में मतलब कोई व्यक्ति भूखा है। ठीक है, अब भूखा है तो क्या कर रहा है? सिर्फ पानी पी रहा है। देन दिस कंडीशन विल लीड टू द यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, सेकंड है हमारा SIADH। SIADH का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, तो SIADH का फुल फॉर्म अगेन आई एम रिपीटिंग इट, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, थर्ड है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इस कंडीशन में भी हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। पहला क्या था हमारा? स्टार्वेशन था। सेकंड हमारा SIADH दैट इज सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, थर्ड हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म है और फोर्थ हमारा पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में भी हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है? यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। ओके, सेकंड हमारा टाइप क्या आ जाता है? तो दैट इज हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। इसमें क्या होता है कि टोटल बॉडी वाटर जो रहेगा क्या हमारा रहेगा? ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू बॉडी। तो टोटल बॉडी वाटर इसमें क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा और सोडियम लेवल क्या रहेगा? इसमें कम रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? सोडियम लेवल कम रहेगा और इसमें हम लोग को देखने को क्या मिलता है? इडीमा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा? इडीमा देखने को मिलेगा या फिर स्वेलिंग देखने को मिलता है। तो ये 2 कंडीशन जो है हम लोग को स्पेसिफिक देखने को मिलते हैं किसमें? हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में। अब इसके कॉजेज पे आ जाते हैं। दैट इज फर्स्ट कॉज हमारा CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सेकंड है हमारा CCF कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। ओके, थर्ड है हमारा क्या? CKD क्रोनिक किडनी डिजीज। फर्स्ट है हमारा CHF, सेकंड है हमारा CCF दैट इज कंजस्टिव हार्ट फेलियर और सेकंड है हमारा CCF दैट इज कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। दोनों एक ही बात है। ओके, थर्ड है हमारा क्या? CKD। थर्ड है हमारा क्या? CKD दैट इज क्रोनिक किडनी डिजीज। उसके बाद फोर्थ में आ जाता है हमारा क्या? सिरोसिस। फोर्थ हमारा क्या है? सिरोसिस है। उसके बाद फिफ्थ हमारा असाइटिस। असाइटिस में भी हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। सिक्स्थ हमारा क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैन आल्सो लीड टू द कंडीशन दैट इज हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। और सेवेंथ हमारा क्या? डायूरेटिक्स, यानी डायूरेटिक्स का मतलब हो गया कि यूज ऑफ डायूरेटिक्स मेडिसिन से यहाँ पे तात्पर्य है। अब हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, तो इसमें क्या होगा कि टोटल बॉडी वाटर भी हमारा क्या रहेगा? कम रहेगा और सोडियम का लेवल ऑब्वियसली कम रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज रीनल कॉज और सेकंड वन इज
एक्स्ट्रा रीनल कॉज। अगेन इसको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कैसे डिवाइड करेंगे, तो यूरिन का एनालिसिस कराएंगे। अगर यूरिन एनालिसिस में अगर सोडियम का लेवल लेस देन 20 है, अगर लेस देन 20 है देन इट कम्स अंडर द एक्स्ट्रा रीनल कॉजेस, ठीक है। और अगर 20 से ज्यादा है तो इट कम्स अंडर द रीनल कॉजेस। ओके, अब इसके हम लोग कॉजेस देख लेते हैं। तो इसके हमारे रीनल कॉजेस में क्या आ सकते हैं, तो मिनरलोकोर्टिकॉइड डिफिशियंसी। मिनरलोकोर्टिकॉइड डिफिशियंसी में हमारा क्या हो जाएगा, अल्डोस्टेरोन हो जाएगा, कॉर्टिसोल हो जाएगा और बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा मिनरलोकोर्टिकॉइड डिफिशियंसी। इस कंडीशन में क्या मिलेगा हमको, हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है। सेकंड हमारा हो जाएगा डायूरेटिक एक्सेस, यानी डायूरेटिक एक्सेस, जब डायूरेटिक्स का जब एक्सेस यूज होने लगता है, ठीक है, दिस कंडीशन विल लीड टू द यूरिन इंक्रीज इन द यूरिन आउटपुट। जब यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा इट मींस दैट कि देयर विल बी लेस रिटेंशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। ओके, हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड क्या रहेगा, कम रिटेन हो पाएगा। देन दिस कंडीशन विल लीड टू द हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या रहता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। एक्स्ट्रा रीनल कॉज में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, तो ट्रॉमा देख सकते हैं, इसमें बर्न देख सकते हैं, नॉजिया देख सकते हैं, वोमिटिंग देख सकते हैं, डायरिया देख सकते हैं, और थर्ड स्पेसिंग मैंने पहले पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया। थर्ड स्पेसिंग क्या होता है, तो थर्ड स्पेसिंग क्या होता है, थर्ड स्पेसिंग इज नोन एज वाटर रिटेंशन इन एनी अदर ऑर्गन, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, लंग्स में क्या हो जाता है, प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, और हार्ट में भी हो सकता है, ठीक है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा थर्ड स्पेसिंग। देन दिस, ये थर्ड स्पेसिंग समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट का यूजेस। इलेक्ट्रोलाइट का यूजेस में पहला हमारा यूज है क्या, एसिड बेस बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर सकता है, मसल कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर सकता है, नर्व कंडक्शन में हेल्प कर सकता है, वाइटल ऑर्गन फंक्शन में हेल्प करता है, और फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, मैकेनिज्म में देखेंगे क्या कि हाइपोनेट्रीमिया कैसे होता है। तो टाइप्स के बाद अब हम लोग देखते हैं क्या, टोटल बॉडी वाटर में। इसको पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ICF को, टोटल बॉडी वाटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, फर्स्ट हमारा ICF है, सेकंड हमारा ECF। अब ECF को हमने लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, दैट इज ट्रांससेलुलर फ्लूइड, जिसमें मैंने बताया था साइनोवियल फ्लूइड आ सकते हैं, CSF आ सकते हैं, गैस्ट्रिक जूसेज आ सकते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड उन फ्लूइड को कहते हैं जो सेल के अराउंड या फिर सेल के सराउंडिंग में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सपोज दिस इज आवर सेल, ये राउंड सा ब्लैक कलर का ये हमारा क्या सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है। तो इसके अराउंड जो सराउंडिंग एरिया हो जाएगा, ठीक है, तो इस ये जो एरिया हमारा जो है, दिस इज नॉन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल एरिया। और इस एरिया में जब फ्लूइड पाया जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, अब इंट्रावेस्कुलर क्या हो जाएगा, इंट्रावेस्कुलर में जो वेसल्स के अंदर पाए जाएंगे, दैट इज प्लाज्मा एंड लिम्फ। ओके, अब देखते हैं हम लोग नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, कि नॉर्मल में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ECF में जो है सोडियम का लेवल क्या रहता है, ज्यादा रहता है। कितना रहता है नॉर्मल में, तो नॉर्मल में ECF में सोडियम का लेवल कितना रहेगा, नॉर्मल सोडियम ECF मतलब नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम इन ECF में कितना पाया जाएगा, दैट इज 135 to 145 मिलीमोल या फिर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो इट मींस दैट कि नॉर्मल कंडीशन में क्या है हमारा, कि नॉर्मल कंडीशन में क्या है हमारा, देखिए नॉर्मल कंडीशन में सोडियम का लेवल क्या है, ज्यादा है ECF, ओके, नॉर्मल कंडीशन में। और ICF में कितना रहता है, दैट इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में, यानी सेल के अंदर जो सोडियम भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पाया जाता, लेकिन कितना पाया जाएगा, 50 to 20 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। अब पोटेशियम का ICF में कितना रहता है, पोटेशियम यानी पोटेशियम नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा पाया जाएगा ICF में, और कितना पाया जाता है, दैट इज 150 to 155 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है, या फिर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, दोनों एक ही बात है, यूनिट दोनों में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि नॉर्मल कंडीशन में पहला चीज हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि नॉर्मल कंडीशन में सोडियम लेवल कहाँ है, ज्यादा है, ईसीएफ में, ठीक है, एज कंपेयर टू आईसीएफ यानी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। अब हम लोग देखते क्या है, किसी कारणवश अगर, ठीक है, किसी कारणवश अगर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सोडियम का लेवल कम हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि बाहर जो ये हमारा जो सोडियम है, यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी कह सकते हैं कि इस, या फिर इस कंडीशन में कह सकते हैं कि सोडियम जो है नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा रहता है, लेकिन किसी कारणवश बाय एनी कॉज मैंने डिस्कस किया, ठीक है, तो बाय एनी कॉज सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, तो सोडियम का लेवल कहाँ हो जाएगा, कम, ईसीएफ में, ठीक है, तो कंसंट्रेशन आयंस का कहाँ बढ़ जाएगा, सेल के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इस और फिर इसमें क्या होता है, जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा किसका, आयंस का, तो इट मींस दैट कि देयर विल बी हाई कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन। और इस कंडीशन में क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, और ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर का फ्लो होता है, ठीक है, तो ऑस्मोसिस एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लूइड या फिर वाटर, फ्लूइड या वाटर, तो सॉल्वेंट यानी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट किसका होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ओके, अभी देखेंगे हम लोग आगे। तो ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट। तो इस प्रोसेस को थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू एसपीएम, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कर देते हैं, यानी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ऑस्मोसिस। और सॉल्यूशन किससे मिलकर बना रहता है, तो सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट में हमारे यहाँ बॉडी के अंदर क्या क्या पाए जाएंगे, जनरली आयंस पाए जाएंगे। तो आयंस में क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो पॉजिटिव हम लोग देखना है, तो पॉजिटिव में हम लोग देख लेंगे क्या, सोडियम पाया जा सकता है, पोटेशियम पाया सकता है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड आयन है, बहुत सारे हैं, आयोडीन भी पाया जाता है लेकिन इन वेरी लिटिल अमाउंट। और सॉल्वेंट में हमारे बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, वाटर पाया जा सकता है, अब प्लाज्मा पाया जाएगा और लिम्फ पाया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, हाइपोनेट्रेमिक कंडीशन में, तो इसमें क्या हुआ कि सोडियम का लेवल कहाँ कम हो गया, ज्यादा, सॉरी सोडियम का लेवल कहाँ कम हो गया, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में सोडियम का लेवल कम हो गया, और ज्यादा कहाँ हो गया, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में, ज्यादा इन द सेंस दोनों को मिला के बोल रहे हैं, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ज्यादा हो जाएगा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में, इट मींस दैट कि मूवमेंट अब कहाँ, किधर से, वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, बाहर जो है कम हो गया, ठीक है, सोडियम का लेवल कम हो गया, कुछ कुछ मिटा देता है। तो इससे क्या डिनोट हो जाएगा हमारा कि सोडियम जो है लेवल एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, और अंदर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब अंदर ज्यादा हो गया तो वाटर जो है मूव करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में हम लोगों ने देखा कि वाटर मूवमेंट कहाँ, लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब बाहर कहाँ है, बाहर जो है क्या है, हमारा सोडियम कम है, तो यानी बाहर लो कंसंट्रेशन है, और अंदर क्या हो जाएगा हमारा, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा हमारा, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा हमारा, हाई कंसंट्रेशन हो गया, और बाहर क्या है, लो कंसंट्रेशन हो गया। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी, सॉरी वाटर जो है मूव करने लगेगा, यानी फ्लो करने लगेगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, तो वाटर जो हमारा मूव किया किधर से किधर, ECF टू ICF। अब इस कंडीशन में क्या होता है, अब सेल के अंदर हो गया, तो सेल के अंदर एक्युमुलेशन ऑफ वाटर या फिर प्लाज्मा या फिर फ्लूइड, कुछ भी बोल सकते हैं, तो फ्लूइड का जो एक्युमुलेशन होने लगा। अब एक्युमुलेशन होगा तो इसका क्या होगा, सेल जो है क्या होगा, सेल क्या हो जाएगा, बल्ज करेगा या फिर स्वेल करेगा, सेल क्या करेगा, बल्ज करेगा या फिर स्वेल करेगा। तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, सेल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सेल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो इस ये कंडीशन जो है इट इज वेरी डेंजरस। अब मान लीजिए हमारे क्रेनियम में तो ज्यादा साइज तो है नहीं, लेकिन अब मान लीजिए किसी कारणवश अगर
हमारा ब्रेन का सेल जो है इंक्रीज हो गया साइज में, तो वो हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आई होप। अब हम लोग देखते हैं क्या कि वाटर का मूवमेंट कहां से कहां हो गया, ECF टू ICF, किस प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा। अगेन आई एम रिपीटिंग, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्या साइन एंड सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल फीचर या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। पहला हमारा क्या आ जाएगा, नॉजिया आ जाएगा। तो क्लिनिकल फीचर में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, तो दैट इज फर्स्ट वन इज नॉजिया देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या फिर डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है, सीजर देखने को मिल सकता है, कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है, सेरेब्रल एडीमा देखने को मिल सकता है, ब्रेन स्टेम हर्निएशन मिल सकता है, और हेमरेज, या फिर हेमरेज में क्या देखने को मिलेगा, कौन सा एक पार्टिकुलर रीजन है दैट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसका हेमरेज हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स में अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नॉजिया, सेकेंड हमारा वोमिटिंग, थर्ड हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या फिर डिस्ट्रेस, ओके, फोर्थ हमारा सीजर, फिफ्थ हमारा कंफ्यूजन, सिक्स्थ है हमारा सेरेब्रल एडिमा, सेवेंथ हमारा ब्रेन स्टेम हर्निएशन, एट्थ हमारा हो जाएगा हेमरेज या फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, अब डायग्नोसिस कैसे कैसे कर सकते हैं, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, डायग्नोसिस में आ जाएगा सीरम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सेकंड हमारा हो जाएगा LFT दैट इज लीवर फंक्शन टेस्ट, थर्ड हमारा KFT दैट इज किडनी फंक्शन टेस्ट, ECG भी करा सकते हैं, ओके, MRI एंड CT स्कैन इन द केस ऑफ ट्रॉमा, और मॉनिटर करेंगे हम लोग किसको, BP या फिर पल्स रेट को हम लोग मॉनिटर करेंगे। ओके, और लास्ट में हम लोग भी करा सकते हैं यूरिन का एनालिसिस भी करा सकते हैं, इसमें हम लोग को पता चल सकता है। ठीक है, तो डायग्नोसिस के बाद अब हम लोग देखेंगे क्या ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे क्या कि IV फ्लूइड हम लोग दे सकते हैं। अब IV फ्लूइड में दो तरह का IV फ्लूइड हम लोग इसमें दे सकते हैं, डेट इज 0.9% NaCl दे सकते हैं या फिर 3% NaCl दे सकते हैं। अब 0.9% NaCl जो है ये हमारा क्या है, आइसोटोनिक है, और 3% क्या हमारा हाइपरटोनिक है। अब ये जो 3% वाला जो है ये हम लोग किस में दे सकते हैं, ये हम लोग दे सकते हैं किसमें, सेरेब्रल एडिमा में हम लोग दे सकते हैं हाइपरटोनिक, तो ये हम लोग किस केस में देंगे, सेरेब्रल एडिमा में दे सकते हैं। फ्लूइड रिससिटेशन कर सकते हैं, तो फ्लूइड रिससिटेशन का मतलब हुआ जैसे कोई पेशेंट क्या है ट्रॉमा में, ठीक है, और ट्रॉमा के साथ उसका फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, और हाइपोनेट्रीमिया में भी है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड रिससिटेशन कराएंगे। डेट इज किस रेट से करा सकते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग क्या करा सकते हैं 500 to 1000 मिलीलीटर इन 24 आवर, इतना हम लोग इस लेवल तक का हम लोग फ्लूइड रिससिटेशन करा सकते हैं। ठीक है, ट्रॉमेटिक पेशेंट में। ओके, उसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं स्टेरॉइड का। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड, ऐसे जैसे कि डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, बहुत सारे टाइप के ये होगा हमारे क्या स्टेरॉइड्स। अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ हमारा ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, या फिर मेडिकल मैनेजमेंट, दैट इज एस इनहिबिटर। ठीक है, तो एस इनहिबिटर का फुल फॉर्म हो जाएगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा बेंजाप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल या फिर क्विनाप्रिल। दिस ऑल ड्रग्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एस इनहिबिटर। ठीक है, डायूरेटिक्स में हम लोग क्या दे सकते हैं, तो डायूरेटिक्स में दे सकते हैं क्या, थायाजाइड दे सकते हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन दे सकते हैं, फ्रोसोमाइड दे सकते हैं, और भी बहुत सारे चीजें दे सकते हैं। वेप्टेंस में हम लोग क्या दे सकते हैं, तो वेप्टेंस में हम लोग कॉन्वीवेप्टोन दे सकते हैं, टैलोवेप्टोन दे सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही गौर करने वाला पॉइंट है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर नोट हम लोग कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, BBI है, कि रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, तो रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया विल लीड टू द कॉज ऑफ डेथ ऑफ will cause damage or death to the oligodendrocyte। अब oligodendrocyte रैपिड अगर करेक्शन करते हैं ना, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स है वो क्या होता है, उनका क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, फिर डेथ होने लगता है। ठीक है, अब ये डेथ होने लगे यानी ओलिगोडेंड्रोसाइट हमारे जो सेल्स है वो डेथ होने लगे,
ये क्या करेगा, विच कैन लीड टू द कंप्लीट पैरालिसिस। ठीक है, ये कंप्लीट पैरालिसिस करा सकता है। कब, मान लीजिए कोई पेशेंट है, ठीक है, उसका हाइपोनेट्रीमिया मान लीजिए सपोज दैट 120 है, ठीक है, तो 120 जो है इट कम्स अंडर द लेवल ऑफ सीवियर हाइपोनेट्रीमिया। इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलने लगते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए अब उसका सोडियम लेवल कितना है, 120 है। ठीक है, अब तुरंत हम लोगों ने क्या किया, उसको NaCl दे दिया सपोज दैट। ठीक है, तो वी विल नॉट गिव एट अ फास्ट रेट, वी विल गिव, या फिर हम लोग करेक्शन करेंगे हाइपोनेट्रीमिया का एट द लेवल ऑफ 8 to 10 मिलीमोल पर लीटर इन 24 आवर, यानी 24 घंटे में मैक्सिमम हम लोग कितना सोडियम का लेवल इंक्रीज कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, डेट इज 8 to 10। ऐसा नहीं है कि अभी 1 घंटा पहले 120 था और 1 घंटा बाद हम लोग बहुत सारा मान लो 4-5 बोतल चढ़ा दिए NaCl, अब हम लोग देख रहे हैं तो उसका लेवल कितना पहुंच गया, मान लो 130 या फिर 132 पहुंच गया। ठीक है, पहले कितना था, 120 था। ठीक है, मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि रैपिड करेक्शन करेंगे तो वो क्या करेगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट को डैमेज कर देगा। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट को डैमेज करने से क्या होगा, कंप्लीट बॉडी पैरालिसिस हो सकता है या फिर लॉक्ड इन सिंड्रोम हो सकता है, जैसे कि कोई हम लोग को लॉक कर दिया इस रूम में, हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक एग्जाम्पल था। ठीक है, करेक्शन रेट हमेशा याद रखना है, डेट इज 8 to 10 मिली मोल पर लीटर इन 24 आवर, यानी 24 हर एक 24 घंटे में 8 से 10 मिलीमोल पर लीटर के रेट से हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। थैंक यू।